नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डीडी राउत तथा धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगत गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण बोल रहा हूँ। भाइयों, मैं आज बढ़ती जनसंख्या पर राजनीति पर क्या असर होता है, इसके बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। भाइयों, जब लोकशाही नहीं थी उस समय में ज़्यादातर देशों में राजशाही रहती थी और उसमें उस देश के जनसंख्या से राजशाही पर कोई असर नहीं पड़ता था। लोग अपना काम करते थे, राज परिवार अपना साम्राज्य बढ़ाता था और राजकाज संभालता था। लोकशाही में लोगों का जो प्रतिनिधित्व है यह जरूरी हो गया, इसलिए लोकशाही में प्रतिनिधित्व किस आधार पर हो, इस पर कुछ बहस हो सकती है। जैसे कि अगर किसी देश को हम प्रांतों में बांटते हैं तो किस प्रांत का कितना जो केंद्र सरकार है उसमें प्रतिनिधित्व होगा, क्या लोगों की लोक संख्या पर ऐसा प्रतिनिधित्व हो सकता है। तो एक बात तो हमको समझना चाहिए, अंततः देश का जो सार्वभौमत्व का अधिकार है वो अंततः देश के लोगों के हाथ में होता है। लोकशाही में जो लोगों का जो पार्लियामेंट होता है, लोकसभा होती है, किसी भी देश की नाम अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग भाषा में उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर उसमें अब जो है चुनाव के बाद में लोग प्रतिनिधि जाते हैं और उस देश का, प्रांत का या और उससे भी छोटा जो भी है, जो जिला है, तहसील है, ग्राम पंचायत है, सब जगह लोगों का प्रतिनिधि भेजा जाता है। भारत में इस समय 543 लोक प्रतिनिधि है और 2 प्रतिनिधि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से राष्ट्रपति पहले चुनते थे। अब वो व्यवस्था नहीं है, इसलिए 543 एमपी लोकसभा में लोग चुनकर भेजते हैं। साथ साथ जितने भी प्रदेश है उसके प्रतिनिधि जो राज्यसभा है उस पर भेजे जाते हैं। उसकी संख्या मैं समझता हूँ इस समय में 145 के करीब है। जो भी है, तो ये राज्यसभा के प्रतिनिधि और लोकसभा के प्रतिनिधि कितने होने चाहिए, इसका समय समय पर आकलन किया जाता है। हर 10 साल में देश की आबादी की गिनती होती है और फिर कभी कभी प्रतिनिधित्व की संख्या बढ़ाई जाती है, कभी नहीं बढ़ाई जाती है, ऐसे भी होता है। आज हम देख रहे हैं कि जो पुराना पार्लियामेंट था उसको अब जो है नए पार्लियामेंट में हमने कुछ ज़्यादा आसन की व्यवस्था की है। जहाँ राज्यसभा अपर हाउस बैठेगा वो और लोअर हाउस जो है लोकसभा बैठेगा, वहाँ भी अब जो है संख्या
बैठने वालों के जो आसन जो है उनकी संख्या ज़्यादा बना के अपनी व्यवस्था कर ली है। पर क्या हमको राज्यसभा के प्रतिनिधि बढ़ाना चाहिए, क्या हमको लोकसभा के प्रतिनिधि जिसे एमपी कहते हैं बढ़ाना चाहिए, राज्यसभा के एमपी बढ़ाना चाहिए, इस पर बहस हो सकती है। देश में आबादी, कुछ देश में आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और कुछ देश ऐसे भी है जो यूरोपियन देश है, वहाँ आबादी कम हो रही है, मतलब माइनस में जा रही है, और कुछ देशों में प्लस में जा रही है। ये जो अनुपात है, कुछ देशों में जहाँ आबादी बढ़ रही है वहाँ आबादी 3%, 4%, कुछ जगह 2%, और कुछ जगह हाँ वार्षिक ये वाढ़ होती है 1% और उससे भी कम होती है, कभी कभी 1% से भी। बहुत सारे कुछ ऐसे देश है कि जिनका 0.5% वार्षिक उसमें बढ़ोतरी होती है, और कुछ ऐसे भी देश है कि जिनकी बढ़ोतरी नहीं होती है, उनकी लोक संख्या उल्टे कम हो रही है, उसको हम माइनस में पॉपुलेशन जा रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। यूरोप में ऐसे भी कई देश हैं। तो साथियों, कुल मिलाकर लोग जो है, लोक संख्या कम होती है या ज़्यादा होती है, इसका असर तो संसाधनों पे पड़ता है। पर लोकशाही में हम क्या कर सकते हैं? लोकशाही में जितने ज़्यादा प्रतिनिधित्व होंगे उनके लिए उतने ज़्यादा जो सुविधा है वो देनी पड़ेगी। उनकी सैलरी, उनके भत्ते, उनके रहने के लिए मकान, उनके उसके बाद में उनका रिटायरमेंट का पैसा और बहुत सारी जो अन्य सुविधाएं हैं उनको ये देश के जनता के पैसे से देना पड़ता है। अगर हम एमपी की संख्या बढ़ाते हैं आज के मुकाबले और उसको दुगुना कर देते हैं, जैसे कि अगर हम 800 कर देते हैं, 850 कर देते हैं या 1000 कर देते हैं, तो स्वाभाविक है कि जनता का पैसा इन एमपी पर खर्चा होगा, उनके तनख्वाह पर खर्चा होगा, उनके जो बहुत सारे जो सुविधा होती है उस पर खर्चा होगा, और जो जो उनके मकान पे खर्चा होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत बहुत सारी सुविधा है। तो ये तो सब जनता के पैसे से किया जाता है। फिर हम नीचे आएंगे तो हर स्टेट में भी जो एमएलए है उनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, और फिर ये करते करते अंततः जो है ग्राम पंचायत तक ये जाएगा, और ग्राम पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक प्रतिनिधि है इनकी संख्या बढ़ेगी। क्या लोक संख्या के हिसाब से, जैसी लोक संख्या बढ़ती है वैसे ये लोक संख्या के हिसाब से प्रतिनिधि बढ़ाना चाहिए? इस पर बहस हो सकती है। पहली बात तो ऐसा है कि इस देश की आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। करीब करीब हर साल 101 से 1.25 करोड़ तक आबादी इस देश की बढ़ रही है। भारत का नाम विश्व में अब पॉपुलेशन के बारे में सबसे अव्वल नंबर है, 1 नंबर है। हमारी लोक संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है, जबकि विश्व की अगर कुल आबादी 100% मानी जाती है तो हमारी आबादी करीब करीब जो है 18% तक है। और दूसरे बड़े बड़े राष्ट्र हैं जिनके पास में काफ़ी जो है नैसर्गिक साधन है, जगह है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास में काफ़ी इस मामले में हम समझते हैं कि कमी है। जैसे चाइना, रशिया, अमेरिका, कनाडा, बहुत सारे ऐसे मुल्क है कि जिनका लैंड जो है हमसे ज़्यादा है, बड़ा है, और लोक संख्या भी उनकी कम है, और दूसरे नैसर्गिक संसाधन तो उनके पास में बहुत सारे हैं। तो अब हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि चाइना पहले 1 नंबर पर था, आज वो 2 नंबर पर आ गया लोक संख्या के बारे में, और भारत 1 नंबर पे आ गया। चाइना में उनका जो नेशनल जो लोकसभा है
या राष्ट्रीय लोकसभा या जो भी है उसका नाम है, उसमें करीब करीब 3,000 उनके प्रतिनिधि विविध क्षेत्र से लिए जाते हैं। उनकी लोकशाही कैसे है इस पर मैं बहस नहीं करूँगा, पर हमारी लोकशाही में अक्सर हम देखते हैं कि लोकसभा में ये 2-3 सत्र होते हैं लोकसभा के, और जैसे राज्यसभा के भी। जैसे एक होता है बजट सत्र, दूसरा होता है शीतकालीन सत्र, और तीसरा होता है बरसाती सत्र। इन तीनों सत्रों में हम बहुत सारे जो है जनता के हित में जो बातें होती है, तत्कालीन बातें होती है, उस पर हम बहस करते हैं, चर्चा करते हैं। जैसे कोई इमरजेंसी आ गई, कोई बात हो गई, कुछ मुद्दा एकदम सामने आ गया, तो शून्य आवर में हम बात करते हैं। साथ साथ हमारे प्रतिनिधि सवाल भी पूछते हैं, और सरकार जो होती है कई सारे बिल जो है एक्ट बिल लाती है, जो जिसमें फाइनेंशियल बिल होते हैं, कुछ धार्मिक होते हैं, कुछ सामाजिक होते हैं, कुछ शैक्षणिक होते हैं। इस प्रकार के विविध जो है प्रश्न है, इस पर जो है चर्चा करने के लिए और उसमें संशोधन करने के लिए बिल लाए जाते हैं। और फिर बजट होता है जिसमें टैक्सेशन के बारे में जो है उसमें चर्चा होती है और टैक्स लगाया जाता है। तो इस प्रकार से सत्र होते हैं। इन सत्रों पर बहुत सारा खर्चा देश करता है, देश की जनता करती है। तो इन सत्रों में हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको समय कितना मिलता है बात करने के लिए? कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो क्या ये हमारे प्रतिनिधि उठा सकते हैं? आज हमारे प्रतिनिधि करीब करीब 550 प्रतिनिधि है लोकसभा में, और राज्यसभा में भी 100-150 करीब करीब जो भी है, पर समय की बड़ी कमी होती है। लोकसभा में और राज्यसभा में कुछ समय ऐसा होता है कि समय की कमी होने के कारण बहुत सारे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एमपी होते हैं, उनको बोलने का मौका तक नहीं दिया जाता है। और अगर किसी मुद्दे पर वो बोलते हैं तो हमारे सभापति जो भी है, उपराष्ट्रपति जो भी विधान अपना ये इसके राज्यसभा का जो ये होता है, स्पीकर होता है, हमारा लोकसभा का स्पीकर होता है, वो उनको ज़्यादा समय नहीं देते। ये समय जो सारा समय है उनकी लोक जो पार्टियां है उसके संख्या पर आधारित उसको वितरित किया जाता है। तो सवाल ये है कि हमारे देश से अगर हम एमपी की संख्या बढ़ा भी देंगे तो क्या हमारे जो प्रतिनिधि है वो वहाँ बोलने के लिए उनको पर्याप्त समय दिया जाएगा? ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई देता है। बहुत सारे मुद्दे पर तो जो है जो अध्यक्ष होते हैं वो उसमें इंटरफेयर करते हैं और बात ज़्यादा करने भी नहीं देते हैं। और जो है सरकार होती है वो भी किसी न किसी प्रकार से जो है बहुत सारे विरोधी जो पार्टी के आमदद का एक खासदार होते हैं उनको कभी कभी तो निष्कासित भी कर देते हैं किसी बात पर। तो सवाल ये है कि क्या जनसंख्या बढ़ने से और लोक प्रतिनिधि की संख्या बढ़ा देने से या लोकसभा में ज़्यादा सीटों का प्रबंधन करने से लोकशाही क्या मजबूत होगी? लोकशाही के लिए सबसे ज़रूरी बात होती है कि प्रतिनिधि जो है वो फेयर इलेक्शन हो। फेयर इलेक्शन हो, जनता का पूरा विश्वास हो कि हमने जो चुनाव में चुनकर दिए हैं वो फेयर इलेक्शन के माध्यम से चुन के दिए। आज इलेक्शन बहुत ही महंगा हो गया है, कोई भी आम आदमी इलेक्शन में भाग नहीं ले सकता है। कहने के लिए तो बहुत सारे निर्बंध लगाए दिए गए हैं कि खर्चा इतना नहीं होगा, खर्चा उतना नहीं होगा। साथ साथ हमने जो जनता के जो सामान्य रूप से कम खर्चे में जो जो प्रचार के माध्यम थे उसको हमने बंद करा दिया। जैसे लोग अब जो है किसी के दीवार पे नहीं लिख सकते हैं, नगर पालिका से आपको परमिशन लानी पड़ेगी, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, पेपर में आपको जाहिरात देनी पड़ेगी और जो छापना पड़ेगा, और टीवी पर आपको जाना पड़ेगा अपने खर्चे से। और इस प्रकार का जो बड़ा काफिला आपको करना है, खर्चा करना है, बड़े बड़े इसमें जो है बहुत पैसा लगता है, और जिसका जो अकाउंटिंग तो होता नहीं है, वो बहुत सारे ऐसे जो है खर्चे होते हैं, इसकी अकाउंटिंग कोई करता नहीं है। तो ऐसा जो है भारत का
जो लोकशाही है बड़ी महंगी हो गई है। तो इसमें ज़्यादा केवल प्रतिनिधि बनाने से या संख्या बढ़ाने से लोकशाही मजबूत नहीं होगी। लोकशाही को अगर मजबूत करना है तो कम खर्चे की लोकशाही होनी चाहिए। कम खर्चे की लोकशाही कैसे होगी? बोलने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, लिखने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, सभा लेने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। आज आप कहीं भी सभा नहीं ले सकते, पुलिस से परमिशन, इससे परमिशन, नगर पालिका से परमिशन, उससे परमिशन लाओ, दुनिया भर की परमिशन लाओ। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है आपको बोलने की आज़ादी है, संगठन करने की आज़ादी है। और कितने ही जो है निर्बंध जो है इस प्रकार से डाले गए हैं कि आप जो है फेयर इलेक्शन में भाग नहीं ले सकते हैं, लड़ नहीं सकते हैं। तो लोकशाही का आगे जाके क्या होगा, ये तो बड़ी सोचनीय अवस्था में आज हम यहाँ पहुँच गए, देश में पहुँच गए हैं। तो हमको लोकशाही अगर मजबूत करना है, पर्टिकुलरली उन लोगों को कि जिनका हिस्सेदारी में जो इनकी लोक संख्या बहुत कम होती है, जैनों की लोक संख्या कम है, बुद्धिस्ट लोगों की जनसंख्या कम है, धर्म के बारे में मैं कह रहा हूँ, ऐसी की संख्या कम है बहुत सारे जगह में, पारसी की संख्या कम है। इस प्रकार से धार्मिक इसमें देखें तो बहुत सारे लोगों की संख्या कम है। भाषा का भी वैसा ही मामला है, और छोटे छोटे जो है प्रदेश है वही उनका भी वैसे ही मामला है। तो छोटे प्रदेश का जो है प्रतिनिधि कम होने के कारण वो तो राष्ट्रीय लेवल में जो है पंत प्रधान बनना वगैरह बहुत ही मुश्किल बात होती है। जबकि हमने देखा राज्यसभा से कांग्रेस ने किसी समय में मनमोहन सिंह जी को जो है आसाम से राज्यसभा का जो खासदार बना के भेजा, और फिर वो प्रधानमंत्री भी बन गए। पर ऐसा बहुत कम होता है। बहुत सारा जो है बड़े स्टेट है, जैसे उत्तर प्रदेश, अब तो महाराष्ट्र से अभी तक नहीं बना है, उत्तर प्रदेश से बने हैं, गुजरात से बने हैं, और महाराष्ट्र से जैसे बड़े स्टेट है, और दूसरे भी स्टेट है वो वहाँ से भी नहीं बने। बिहार से किसी समय बन गए, पर अब जो है बनना बड़ा मुश्किल है। तो ये है कि हमको लोग जो है, लोगों को जन जो है जाति, वर्ण, भाषा, प्रदेश आदि में बांटकर हम लोकशाही को मजबूत नहीं कर सकते। इसके बारे में भी हमको गहराई से सोचना होगा। जनसंख्या तो बढ़ी रही है और संसाधन कम हो रहे हैं, इस पर भी हमें सोचना होगा। तो जो इस प्रकार के जो समाज है, छोटा समाज है, उसको इस पर सोचना तो है, पर बड़ा समाज कौन है? बड़ा समाज यहाँ है, एक धर्म के बारे में बोला जाए तो मूल भारतीय हिंदू धर्मी समाज बहुत बड़ा समाज है। उसी से सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म ये निकले हैं। ये समतावादी धर्म है, ये सारे समतावादी धर्म है। यहाँ तक कि मुस्लिम धर्म भी समतावादी है और क्रिश्चियन धर्म भी समतावादी है। तो जहाँ समता है वहाँ लोकशाही मजबूत होगी, और जहाँ विषमता है, भेदभाव है, वहाँ लोकशाही कमज़ोर होगी। अब आपको सोचना है कि इस समय सरकार किसकी है, किस विचार की सरकार है। समता के विचार की सरकार है, समता के हित के जो पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट है। लोकशाही के लिए समता बहुत ही ज़रूरी है। तो समता नहीं होगी तो लोकशाही मजबूत नहीं होगी। तो इसलिए जो समतावादी विचार के लोग हैं, चाहे वो किसी भी भाषा के हो, प्रांत के हो, धर्म के हो, जाति वर्ण को जो है, एक तो हिंदू धर्म में जाति वर्ण नहीं है, मूल भारतीय हिंदू धर्म में नहीं, वैदिक ब्राह्मण धर्म में है। उनका सोच है वह जाति वर्ण ऊंच नीच भेदभाव, अस्पृश्यता, विषमता और छुआछूत आदि उनका यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म की सोच है। वो रक्त शुद्धि वाली विचार की सोच है। तो हमको जो भारत के ज़्यादातर लोग मूल निवासी है, मूल भारतीय है, नेटिव है, आदिवासी है, उनको सोचना है कि लोकशाही अगर चाहते हो, लोकशाही उनके हित में काम करे, तो ऐसे पार्टियों को, ऐसे संगठन को मजबूत करे कि जो समता का विचार रखते हैं। ऐसे संगठन, ऐसे विचार करने वाले लोग अगर इकट्ठा नहीं होंगे और लोकशाही को मजबूत करने की बात नहीं सोचेंगे, तो लोकशाही का भविष्य
मुझे अंधेरे में, अंधकार में दिखाई देता है। चाहे हमारी लोग जो है लोकसभा में सीटिंग अरेंजमेंट हम ज़्यादा की करें या कम की करें, हमारे प्रतिनिधि कम हो या ज़्यादा हो, पर विचार क्या है, विचार हमको सोचना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे विचार है, इसमें कोई शक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अच्छे विचार है, पर अगर हम लोग जो है, जो प्रतिनिधि भेजते हैं वो समतावादी नहीं भेजेंगे, समता का विचार वाला विचार के लोग नहीं भेजेंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या करेगा, कोर्ट भी क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि अंततः जो सरकार है, ये इन सभी लोगों को सरकार बनाती है। तो सरकार अगर आपको बनाना है, लोकशाही मजबूत करना है, सारे इंस्टीट्यूशन सरकार के कब्जे में होते हैं। और सरकार किसके कब्जे में होती है? जो जनप्रतिनिधि जाते हैं उनके कब्जे में होती है। तो सरकार और जनप्रतिनिधि ऐसे होने चाहिए, ऐसे विचार के होने चाहिए जो मूल भारतीय हिंदू धर्म की समतावादी विचार का होने चाहिए। कबीर साहेब का जो पवित्र बीजक है जिसमें समता है, गुरु नानक जी के विचार में समता है, महावीर के विचार में समता है, बुद्ध के विचार में समता है, यीशु के विचार में समता है, मोहम्मद के विचार में समता है। पर जहाँ समता नहीं है उसका क्या करें? तो लोकशाही के हित में तो यही होगा कि जो समता नहीं मानते हैं उनका जो वोटिंग राइट है, रिप्रेजेंटेशन राइट है, उसको जो है ख़त्म कर देना चाहिए। तभी हम लोकशाही को मजबूत कर सकते हैं। विषमता के साथ में लोकशाही कभी भी मजबूत नहीं हो सकती है। संख्या, लोकशाही में संख्या, लोगों की संख्या किस अब जो है कुछ देश में बढ़ रही है, कुछ देश में कम हो रही है, तो ये तो कम ज़्यादा तो होते रहेगी। पर विचार क्या है? समता का विचार, ये अंततः हमको तय ये करेगा कि लोकशाही जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी। आप जिंदा रखना चाहते लोकशाही को, तो समता के विचार को आगे बढ़ाइए, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, हर क्षेत्र में समता का विचार जो है उसको आगे बढ़ाना चाहिए और विषमतावादी विचार को यहाँ से हद्दपार कर देना चाहिए। इसी के साथ में मैं अपने यहाँ विचार समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय नेटिव।